साथियों, आप सबका नए इस YouTube चैनल पर एग्ज़ाम महागुरु पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नया जो मेरा चैनल अब आ गया है एग्ज़ाम महागुरु, जो वनडे के कोचिंग के लिए समर्पित है। हालांकि मुखर्जी नगर का एक मेरा और कोचिंग संस्थान है अल्बिडो IAS, जो केवल IAS वालों को ही टीचिंग करता है। IAS बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अब ये संस्थान एग्ज़ाम महागुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस पर मैं चलता हूँ, तो इस पर हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे। एग्ज़ाम महागुरु में आप सबका स्वागत है। YouTube पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं इनकी संख्या सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। तो फटाफट आंसर का कमेंट करके बताएं। सर्वाधिक जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, जो फिगर प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है। जैन शैली का नाम, जैन शैली, जो जैन शैली है इसका नाम जैन शैली किसके द्वारा दिया गया है? तो जैन शैली का नाम इसमें देखेंगे किसके द्वारा नाम दिया गया, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जैन शैली का नाम जैन शैली किसके द्वारा दिया गया है? फटाफट कमेंट करके तुरंत बताएं, देर ना करें। पर्सी ब्राउन ए में लिखा है, बी में लिखा है आनंद कुमार स्वामी लिखा है, और सी में लिखा है चमनलाल मेहता लिखा है, और डी में लिखा है राय कृष्णदास लिखा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन इज द राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे ये भी देखें आनंद कुमार स्वामी ने क्या नाम दिया है? आनंद कुमार स्वामी ने इस जैन शैली का नाम दिया है, क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली इसका नाम दिया है। अपभ्रंश शैली किसके द्वारा नाम दिया गया है? ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा दिया गया है। चमनलाल मेहता और नानालाल ने क्या नाम दिया है? गुजराती शैली नाम दिया है। तो चमनलाल मेहता ने क्या नाम दिया है? चमनलाल मेहता ने नाम क्या दिया है? चमनलाल मेहता ने नाम क्या दिया है? चमनलाल मेहता ने और नानालाल ने नाम दिया इसका गुजराती शैली। क्या नाम दिया है? गुजराती शैली नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गुजराती शैली नाम दिया गया है इनके द्वारा। और साथ में राय कृष्णदास, इन्होंने क्या नाम दिया है? राय कृष्णदास ने, इनका भी काफ़ी ज़्यादा खूब ज़्यादा पूछा जाता है। राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली नाम दिया है। अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली नाम दिया है। अपभ्रंश शैली नाम दिया है। तो इसके पहले मैं एक चीज़ और बताया था, आनंद कुमार स्वामी ने भी अपभ्रंश शैली नाम दिया है। लेकिन अगर ये दिया जाए कि सबसे पहले अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया है, तो आनंद कुमार स्वामी ने दिया है। सबसे पहले अपभ्रंश शैली नाम किसके द्वारा दिया गया है? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। सबसे पहले अपभ्रंश शैली का नाम किसके द्वारा दिया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और अगर ये पूछा जाए अपभ्रंश शैली नाम किसके द्वारा दिया गया, तो राय कृष्णदास द्वारा। ये दोनों दिए हैं, लेकिन ये सबसे पहले दिए हैं। चमनलाल मेहता ने गुजराती शैली, और जैन शैली किसने नाम दिया है? पर्सी ब्राउन ने। जैन शैली किसने नाम दिया है? तो पर्सी ब्राउन इसका इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, मैसूर में, महाराष्ट्र में, बिहार में। फटाफट कमेंट करके बताएंगे के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बी इज द राइट आंसर होगा। मैसूर में हुआ था। इन्हें जो है बंगाल का मंसूर कहा जाता है। अगर पूछा जाए बंगाल का मंसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो के वेंकटप्पा।
हालांकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक के हैं के वेंकटप्पा। इनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था, लेकिन ये बंगाल में बंगाली शिक्षा ग्रहण किए हैं कलकत्ता स्कूल में आकर के जो है। तो इसलिए जो है इन्हें जो है बंगाल का मंसूर कहा जाता है। अगर पूछा गया बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है तो के वेंकटप्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कारु संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये कारु संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? ये कारु संघ की स्थापना इसलिए किया था ताकि जो भी नए कलाकार हैं, जो कलाकार बेरोजगार हैं, बेरोजगार ना रहें, इस संघ से जुड़ करके वो चित्रकारी करते रहें और रोजगार में लगे रहें, क्योंकि बेरोजगारी उस समय भी थी, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में सभी लोग जान रहे होंगे, उत्तर प्रदेश वाले। तो कारु संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्र देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है, रविंद्र सही लिखाना है, और अवनींद्रनाथ टैगोर और शारदा चरण उकील। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर होगा। नंदलाल बसु ने कारु संघ की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि लोग इससे जुड़ करके जो है अपने चित्रकारी का कार्य करें, रोजगार रहें, बेरोजगार न रहें। रोजगार देने के उद्देश्य से जो है, रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कारु संघ की स्थापना किया था नंदलाल बसु ने। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं था? मेवाड़ शैली के इसका मतलब 3 लोग चित्रकार हैं। कौन ऐसा है जो मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं था? निसारदीन, मनोहर लाल, साहबदीन और साहिब राम। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो साहिब राम जो है ये जो साहिब राम है ये मेवाड़ शैली के चित्रकार नहीं है। तो ये कहाँ के चित्रकार हैं? ये साहिब राम जो है ये जयपुर के चित्रकार हैं। कहाँ के चित्रकार हैं? जयपुर के। जब राजस्थानी कला हम लोग देखते हैं, राजस्थानी कला में जयपुर के हैं। और जो ये जयपुर है ये ढूढ़ार का है शैली है। किसका है? ढूढ़ार का उपशैली है। जयपुर उपशैली है और मेन शैली क्या है? ढूढ़ार। क्या है? ढूढ़ार। क्या है? ढूढ़ार। जो ढूढ़ार है, ढूढ़ार ये ढूढ़ार शैली का जो है उपशैली है। ढूढ़ार जो है राजस्थानी शैली का एक शैली है, राजस्थानी कला का एक शैली है। और ढूढ़ार का एक उपशैली है जयपुर। उपशैली जयपुर है, जयपुर कहिए या ढूढ़ार भी कह सकते हैं, जिसका जो है साहिब राम जो है चित्रकार हैं। और ये निसारदीन, मनोहर लाल लिखे या मनोहर लिख दें, साहबदीन, ये तीनों के तीनों कौन हैं? ये मेवाड़ शैली के हैं, है ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनके चित्र क्या हैं इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द नाइट वॉच, यानी कि रात्र का प्रहरी। इसका मतलब होता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, रात्र का प्रहरी, द नाइट वॉच। ये नामक चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है? रात्र का प्रहरी या नाइट वॉच, ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? प्रसिद्ध चित्रकार का किसका चित्र है? पीटर पॉल रूबेंस हैं, रेम्बरा हैं और फ्रांस हॉल्स हैं, माइकल एंजेलो हैं। तो इसमें देखिए ये जो पीटर पॉल हैं, रूबेंस हैं, रेम्बरा है और फ्रांस हॉल्स हैं, ये तीनों के तीनों अगर चित्रकार की बात करें, ये तीनों के तीनों जो है बरोक शैली के चित्रकार हैं। किसके हैं? बरोक शैली के चित्रकार हैं। बरोक शैली की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था और बरोक शैली का उद्गम इटली में हुआ था। बरोक शैली के तीनों चित्रकार हैं और बरोक शैली का उद्गम जो है ये 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था और इसका उद्गम होता है इटली में। बरोक शैली में क्या है? ये भौड़े आकार की मोटी व छोटी अव्यवस्थित रूप आकृत होती है। जो चित्र बनाए जाते हैं भौड़े आकार की और मोटी व छोटी तथा अव्यवस्थित रूप की चित्र बनते हैं। तो ये जो नाइट वॉच है इसका जो चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार, ये बी ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। रेम्बरा है। रेम्बरा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है प्रकाश और छाया का चित्र बनाने में।
प्रकाश और छाया का। और इनका जन्म रेम्बरा का अगर जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हॉलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हॉलैंड। हॉलैंड सभी लोग जान रहे होंगे। हॉलैंड, हॉलैंड जो है डच के नाम से भी प्रसिद्ध है। डच वाले भी इंडिया में आए थे जब यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ था। और इनका रेम्बरा का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तीन गायक कई बार पूछा गया है। तीन गायक किसका ये चित्र है? प्रसिद्ध चित्र है तीन गायक रेम्बरा का। किसका चित्र है? रेम्बरा का। और रेम्बरा का दूसरा चित्र कौन सा है? द नाइट वॉच। द नाइट वॉच मतलब रात्रि का प्रहरी। ये 1942 में बनाया गया रेम्बरा द्वारा। कैनवास पर बनाया गया है और तैल रंग से बनाया गया है। सैन्य टुकड़ी का ये चित्रण है। इसमें किसका है? रात के प्रहरी मतलब सैन्य टुकड़ी, जो सैन्य सेना है उनकी सेनाओं का एक टुकड़ी है, उसी का चित्रण है। 1942 में बनाया गया था रेम्बरा द्वारा। कैनवास पर बनाया गया था, तैल रंग से बनाया गया था। याद कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। आगे प्रश्न में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? घनवाद। जो घनवाद है इसमें कितने आयाम होते हैं? 1, 2, अनेक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो घनवाद मतलब घन होता है, घन सभी लोग जानते होंगे इस तरीके का रहता है। इस तरीके का रहता है घन, इसे रहता है घन, है ना? ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके भी बना सकते हैं। तो घनवाद में 1, 2 नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक। अनेक जो होते हैं आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? अनेक। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना? कितने आयाम होते हैं? अनेक आयाम होते हैं। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है घनवाद, है ना? सभी लोग। और जानना होगा कि घनवाद का जनक कौन है, ये कमेंट करके बताएंगे। घनवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। घनवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है और कई बार पूछा गया। उनके नाम से कई प्रश्न भी बनते हैं। एक दर्शक कह रहे हैं, एक दर्शक घन में कितने ताल नहीं है, तल है, कितने तल देख सकता है, देख पाता है? 3 तल, 5 तल, 8 तल, इनमें से कोई नहीं। तो जो घन है, एक दर्शक घन में कितने जो घन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जो घन होते हैं क्यूब के आकार का होते हैं, जो पासा होता है उसी का आकार का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तल देखा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। 3 तल जो है केवल देख सकता है। कोई भी दर्शक जो है 3 तल ही देख पाता है। इसीलिए जब इस प्रकार का जो चित्र बनता है, रीजनिंग का जो सवाल पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे, इस तरीके का सब बनता है क्वेश्चन। इस तरीके का बना देते हैं, इस तरीके बनते हैं। तो 3 तल दिखाई देते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ है, इस तरीके का रहता है। सभी लोग देख ले सकते हैं, ऐसे रहता है। तो इसमें 3 ही तल दिखाई देते हैं। इसमें 3 लिख दिया गया है, इसमें जो है इसमें 2 लिख दिया गया है, या 4 लिख दिया गया है, इसमें 1 लिख दिया गया है। तो इसमें केवल 3 ही तल दिखाई देते हैं। तो इसमें इस प्रकार का आता है रीजनिंग में, इसके सामने जो है कौन सा होगा, इसके विपरीत में कौन सा होगा, कुल, है ना? इस तरीके पूछा जाता है। आगे प्रश्न पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्या कहता है? कनिष्क चैत्य। कनिष्क चैत्य जो है ये कनिष्क चैत्य ये कनिष्क द्वारा बनवाया गया है। अब ये कह रहे हैं कहाँ पर है? कनिष्क चैत्य बहुत ही है। कनिष्क चैत्य क्या कनिष्क स्तूप है? तो चैत्य नहीं है, स्तूप है। हालांकि बाद में चैत्य के भी नाम से प्रसिद्ध होता है। जो कनिष्क ने बनवाया था स्तूप था, लेकिन बाद में चैत्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है, तो इसलिए चैत्य भी लिख सकते हैं। स्तूप जो होता है, अगर बात करेंगे, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप में जो बुद्ध की जो अस्थियां को जब दफनाया गया था, कई जगहों पर ले गया था, बौद्ध धर्म के जो बौद्धिस्ट होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, उनके जो अस्थियों को जहाँ पे रखा जाता है उसके ऊपर कुछ मकबरे टाइप का, कुछ मतलब एक मठ टाइप का बना दिया जाता है। इस तरीके का अर्धगोली संरचना जो बना दिया जाता है और इसमें अस्थियों को सब रख दिया जाता है, इसी को स्तूप कहते हैं। और चैत्य जो होता है पूजा घर होता है, प्रार्थना घर, प्रेयर हाउस, जहाँ पे पूजा लोग करते हैं बैठ करके। जिस स्थान पर बैठ करके जो एक मंदिर नुमा रहता है, बौद्ध धर्म में जो मंदिर नुमा रहता है जहाँ पर लोग बैठ के पूजा करते हैं, उसी को चैत्य कहते हैं, है ना?
तो ये स्तूप हो गया है और चैत्य जान गए हैं। तो ये कहाँ पर है? पिपराहवा में, प्रयागराज में, फिरोजपुर में, जम्मू कश्मीर में। देखिए पिपराहवा का संबंध इससे होगा नहीं, पिपराहवा अलग चीज़ है तो बौद्ध से ही। प्रयागराज इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कहाँ पर है? फिरोजपुर। ये फिरोजपुर जो पेशावर है, आज वर्तमान में पाकिस्तान में है पेशावर। ये पेशावर को उस समय क्या कहा जाता था? फिरोजपुर कहा जाता था। फिरोजपुर की स्थापना जो यानी कि बसाया किसने था, स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने ही किया था। और यहीं पे जो है एक जो है स्तूप बनाया था, बहुत प्रसिद्ध स्तूप हुआ है। बाद में यहीं पर जो है एक चैत्य भी बनता है, पूजा गृह बनता है, जो कनिष्क स्तूप के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा दमदार प्रश्न लाए हैं, चूँकि अंतिम प्रश्न है, ज़्यादा मैंने प्रश्न नहीं बनाया है ताकि आप देख सकें। और वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत गलत आदत है कि आप लोग लाइक नहीं करते। अभी तक लाइक अगर नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देख रहे हैं भाई, देखिए सब लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने में। एक घटिया सोच दिखाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो घटिया, चूँकि मैं अभी शुरू से अभी नहीं बोला था, अब अंत में बोल रहा हूँ। इसलिए जो यहाँ तक देख रहा है, पूरा देख रहा है अंतिम वीडियो तक, उसका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा उसमें कुछ फ़ायदा भी हो जाता है भाई। लेकिन आप सोचते हैं कि चैनल को ना लाइक करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अगला कितने मेहनत से प्रश्न बनाया है, कितने किताबों का अध्ययन किया है। कई किताबों का अध्ययन करके बनाता हूँ कि वो भी 10 प्रश्न बना रहा हूँ ताकि प्रश्न गलत ना हो, एक भी प्रश्न इधर उधर से गलती ना हो। क्योंकि आपका उसमें एक प्रश्न से जो है लाइफ बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, प्रश्न गलत ना हो। इसलिए मैंने जो है काफ़ी 10 प्रश्न ही बनाता हूँ ताकि कम से कम आपका जो प्रश्न रहे सब एकदम सही रहे। और सोच समझ के बनाया जाता है कि ये प्रश्न आ सकता है इस तरीके का, और आपका याद भी बना रहेगा। तो इसलिए आपका दायित्व तो बनता है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर देख रहे हैं तो। और नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं शुरू में नहीं बोलता हूँ, अंत में बोलता हूँ कि जो अंत तक देखे उसका काम है लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। तो निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर क्या है? विचार करें। लिखा भीमबेटका की गुफा का समय इतना है ना। भीमबेटका की गुफा का समय इतना है। तो इसमें देखिए BC के बाद में इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिखाया है। इसमें लिखा है इस तरीके का 30,000 इतना, यहाँ तक 30,000 से, और ये इतना यहाँ पे अस्पष्ट थोड़ा सा नहीं आया है। और दूसरा लिखा है भीमबेटका की गुफा की खोज अजंता के पहले हुआ था। तो अब इनमें से कारक कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। तो केवल एक है, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, और दोनों। अब आपको बताना कौन सा सही है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए ये एकदम ए वाला जो है सही एकदम है, एकदम से सही लिखा गया है, एकदम एक्यूरेट है। लेकिन कह रहे हैं भीमबेटका की खोज जो अजंता की गुफा से पहले हुआ है, ये गलत है। अजंता की खोज 1819 में किया गया था। अजंता की खोज कब किया गया था? 1819 में, है ना, अजंता की खोज। और भीमबेटका की खोज जो है 1958 में किया जा रहा है। भीमबेटका की खोज 1958 में किया जा रहा है, बहुत बाद में किया जा रहा है। तो क्लियर हो रहा कि नहीं? अजंता की खोज जो है कब किया जा रहा है? 1819 में। और किसके द्वारा किया गया है? जॉन स्मिथ के द्वारा। जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया है, जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ के द्वारा किया जा रहा है 1819 में। जबकि भीमबेटका की खोज 1958 में वाकाकर महोदय द्वारा किया गया है। वाकाकर महोदय द्वारा, वाकाकर का नाम सुने होंगे, वाकाकर महोदय के द्वारा किया जा रहा है। और उसे पूरा नाम इनका बहुत ही कठिन है, तो वाकाकर महोदय के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मतलब प्रधानाचार्य कुलपति कह सकते हैं। इनका नाम, पूरा नाम जो है प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकाकर, या
VS जो है वाकड़कर कह सकते हैं, उज्जैन विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं इसी पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को।